इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास का लेक्चर 4 वीडियो। यदि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है और लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग इस लेक्चर 4 वीडियो में। लेक्चर 3 वीडियो में भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देख रहे थे। ए वो ह्यूम ने समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर लॉर्ड रिपन को रिपोर्ट दिया और उन्होंने बताया कि भारत के अंदर बहुत ही माहौल खराब है और कभी भी 1857 की क्रांति से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। ये सब बताया गया था लेक्चर 3 वीडियो में, आप देखिएगा। ए वो ह्यूम, जिसे कांग्रेस के पिता के नाम से भी जाना जाता है, उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय जो हैं वो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट है, तब उस समय का भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने एवो ह्यूम से कहा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। यानी एवो ह्यूम ने बताया कि भारत के अंदर बहुत ही माहौल खराब है और कभी भी 1857 की क्रांति से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। तब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने एवो ह्यूम से कहा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तब एवो ह्यूम ने लॉर्ड रिपन से कहा कि एक ही उपाय है, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षित भारतीय लोग भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भर रहे हैं और वे लोग नेता बनना चाह रहे हैं। यानी उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वे लोग नेता बनना चाह रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनमानस के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एवो ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन से कहा कि हम लोग उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर देंगे तो हम ब्रिटिश लोग इनको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और भारत के अंदर जो क्रांति पनप रही है उसे दबाया जा सकता है। उस समय पाकिस्तान और बलूचिस्तान भी भारत का ही अंग था। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने एवो ह्यूम से कहा कि आप लंदन जाकर महारानी से परमिशन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं और आप बोल रहे हैं कि एक मंच पर सारे नेता को कर दीजिए। यदि ये लोग एक मंच पर आ जाएंगे तो एकजुट हो जाएंगे, तब हम लोगों को यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये लॉर्ड रिपन ने एवो ह्यूम से कहा कि आप सबसे पहले लंदन जाकर वहाँ की महारानी से पहले परमिशन ले लीजिए। एवो ह्यूम ने लंदन जाकर महारानी से मिला, पर उन्होंने एक मंच पर लाने से मना कर दिया। तब उन्होंने भारत वापस आ गया और तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन को कहा कि आप यहाँ का वायसराय हैं और आप यहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, इसलिए आप ही जाकर महारानी को समझाइए कि भारतीय जनमानस के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारी गुस्सा है और 1857 की क्रांति से भी एक बड़ी क्रांति आ सकती है जो हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। 1883 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन ने एवो ह्यूम की बातों को समझा तो 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन स्वयं लंदन जाकर महारानी से मिले और महारानी को इन्होंने समझाया कि यदि हमें भारत में राज करना है तो इन ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, यानी वैसे भारतीय जिनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई हो, उन लोगों की बातों को माननी होगी। लॉर्ड रिपन को महारानी ने कहा कि ठीक है, इन्हें संगठित करने के लिए जो भी संगठन बनाना है बना लीजिए, लेकिन उस संगठन को अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर खत्म कर देना होगा, क्योंकि उस संगठन के
उस संगठन में लोग एकजुट हो जाएंगे और हम लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने भारत लौटा और एवो ह्यूम को सभी भारत के राष्ट्रवादी नेताओं यानी जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे उन्हें बैठक में बुलाने हेतु बोला। तब एवो ह्यूम ने राष्ट्रवादी नेताओं को बैठक में भाग लेने के लिए सबसे पहले मद्रास बुलाया। मद्रास की बैठक में 27 ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने हिस्सा लिया। 27 लोग। बैठक में इन नेताओं ने कहा कि भारतीयों की हर समस्याओं का समाधान कर दीजिए। इस बैठक में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया। इस बैठक में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण 1884 ईस्वी में कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोग सभी अपने अपने क्षेत्र में जाइए और अगली बैठक 1885 ईस्वी में पुणे में आयोजित होगी। उस बैठक में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाइएगा और वहां आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन 1885 ईस्वी में पुणे में हैजा नामक बीमारी फैली हुई थी। फलस्वरूप बैठक को स्थानांतरित कर मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कर दिया गया। मुंबई के इस बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यह सभी भारत के विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी नेता थे, यानी अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कुल 11 प्रांत थे, यानी भारत की आजादी से पहले कुल 11 प्रांत थे। संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, बॉम्बे, पंजाब, पश्चिमोत्तर, सिंध और असम। बैठक में मुंबई से 38, मद्रास प्रांत से 21, संयुक्त प्रांत से 7, बंगाल से 3 एवं पंजाब प्रांत से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिहार उस समय बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही था, इसलिए बिहार की एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। इस बैठक में जितने भी भारत के अलग अलग प्रांतों से राष्ट्रवादी नेता आए थे, उनकी समस्या लगभग एक समान थी। जितने भी राष्ट्रवादी नेता आए थे अलग अलग प्रांतों से, उन लोगों की कॉमन समस्या थी। भारत के सभी प्रांतों के लगभग एक ही समस्या, ज्यादा टैक्स वसूली, किसानों को खेतों में पानी नहीं देना, भू राजस्व की वसूली, शोषण, अत्याचार, टैक्स वसूली इत्यादि थे। सभी की एक ही समस्या थी। जितने भी प्रांत से लोग आए थे, सभी की एक कॉमन समस्या थी। यह भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक मुंबई में 20 दिसंबर 1885 ईस्वी से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक चली। यानी अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन नहीं हुई है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई है और इसी का गठन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक जो है मुंबई में 20 दिसंबर 1885 ईस्वी से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक चली। 20 दिसंबर 1885 से 26 दिसंबर 1885 तक बैठक करने के बाद भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने 9 प्रस्ताव पर अनुमोदन की जरूरत महसूस की। यानी जितने भी इनकी समस्याएं थी, सभी समस्याओं को एक जगह रखकर और इन लोगों ने निर्णय लिया कि 9 प्रस्ताव पर अनुमोदन करने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ के इस बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए जो निम्न हैं। वो जो 9 प्रस्ताव थे वो नीचे दिया गया है। जैसे फर्स्ट था, भू राजस्व को 50% कम कर दिया जाए। यानी जो भू राजस्व लिया जा रहा है, इन लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए इन लोगों की मांग थी कि जो भू राजस्व ली जा रही है उसे 50% कम कर दी जाए, यानी आधा कर दी जाए। सेना पर खर्च को 50% घटाया जाए। इन लोगों की दूसरा प्रस्ताव था कि जो सेना पर खर्च किया जा रहा है वो 50% घटा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों से टैक्स लिया जा रहा है
और इन लोग सेना की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे थे और उन लोगों पर ही खर्च किया जा रहा था। आधुनिक हत्या आधुनिक हथियार खरीदा जा रहा था। इसके बाद व्यय की जांच करवाई जाए, यानी जो खर्च कर रहे हैं वे लोग, तो इसकी जांच करने की मांग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ के इस बैठक में जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, वो नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल, जो 12 सदस्यीय टीम थी, इसको भंग करने के लिए मांग किया। नेक्स्ट था वर्मा पर अलग से शासन किया जाए। इन लोग का मांग था कि बर्मा को जो है अलग से शासन किया जाए, क्योंकि वो छोटा देश था और यहाँ के पैसा से ही वहाँ का ही शासन चलाया जाता था। अतः इस इन लोगों का मांग थी कि बर्मा का शासन जो है अलग से किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए, यानी जब भी बजट हो उस चर्चा में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए। सर्वप्रथम बजट 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये गलती टाइप हो गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आए। 1881 ईस्वी से दशकीय जनगणना शुरू हुई, ये जानना जरूरी है। इसके बाद आगे है भारतीय राष्ट्रीय संघ के इस बैठक में जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें नेक्स्ट था आईसीएस, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष एवं लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो। यानी ये जो परीक्षा होती थी लंदन में होती थी, तो इन लोगों की मांग थी कि भारत में भी आयोजित हो और इसकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट था कि सभी पारित प्रस्ताव, यानी जितने भी प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, सभी प्रांतों के, यहाँ भी गलत टाइप हो गया, सभी प्रांतों के सभी राजनेता को भेजी जाए ताकि वह इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगले वर्ष कोलकाता में बैठक हो। इन लोगों का डर था कि हो सकता है कह दिया जाए कि यह अंतिम बैठक थी, इसलिए इन लोगों का प्रस्ताव यह भी था कि अगले वर्ष जो है बैठक वो कोलकाता में हो। नेक्स्ट था ये जो 9 प्रस्ताव पारित हुए, 9 प्रस्ताव पारित होने के बाद दादा भाई नौरोजी, जो कपास के बहुत बड़े व्यवसाय के बेटे थे, ने एक प्रस्ताव पेश किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का प्रस्ताव पेश किया। उस समय उत्तरी अमेरिका में कांग्रेस वर्ड काफी प्रसिद्ध था, जो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का प्रस्ताव पेश किया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया। यानी इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसका नाम परिवर्तन कर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ गाइडलाइन भी तय किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होगा। इसमें गाइडलाइन दिया गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो प्रत्येक वर्ष होगा। इसका एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव होंगे। एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक, गलत लिखा गया है, 1906 ईस्वी तक सचिव रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
इसके बाद नेक्स्ट था कि जिस प्रांत में अधिवेशन यानी बैठक आयोजित होगा उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गाइडलाइन था उसमें ये भी पेश किया गया कि जिस प्रांत में अधिवेशन यानी बैठक आयोजित होगा उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा, नहीं बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी यानी ओएमएस चंद्र बनर्जी बने। चलिए, तो अभी तक जो है हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पृष्ठभूमि। अब हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण नेता के बारे में देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनसा एडोल्वी वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तेलंग, सुब्रह्मण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, रहीम तोला श्यानी इत्यादि थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, यानी इसमें कौन कौन लोग थे। कांग्रेस पर कुलीन वर्ग का कब्जा था। कुलीन वर्ग वे होते थे जो धन संपत्ति में ज्यादा ऊंची जातियां या जिनके पास शिक्षा ज्यादा होती थी, वे लोग कुलीन वर्ग में आते थे। कांग्रेस में वकील 39% थे, जमींदार 19% थे, व्यापारी 17% थे, डॉक्टर 3%, पत्रकार 3% और अन्य में सभी थे। अब हम लोग कांग्रेस में कुल सदस्यों, मुस्लिम सदस्यों और महिला सदस्यों को देखेंगे जो अलग अलग अधिवेशनों के अनुसार इनकी संख्या थी। वर्ष 1885 ईस्वी के अधिवेशन में जो इसमें सदस्य थे, कुल सदस्य 72 थे, मुस्लिम सदस्य 2 थे और महिला सदस्य शून्य यानी एक भी नहीं। वर्ष 1886 ईस्वी में कुल सदस्य 436 या कहीं कहीं 434 देखने को मिलेगा, मुस्लिम सदस्य 33, महिला सदस्य एक भी नहीं। वर्ष 1887 ईस्वी में कुल सदस्य 607, मुस्लिम सदस्य 81 और महिला सदस्य शून्य। वर्ष 1888 ईस्वी में कुल सदस्य 1248, मुस्लिम सदस्य 221 और महिला सदस्यों की संख्या शून्य थी। वर्ष 1889 ईस्वी में कुल सदस्य 1889, मुस्लिम सदस्य 254, महिला सदस्य 10 परंतु 6 उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रारंभिक संरचना में बिहार के भी 2 लोग थे, विशेश्वर सिंह और शालिग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लेक्चर 4 वीडियो हिस्ट्री का अगर लेक्चर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, पहले आप लेक्चर 1 से लेकर 3 तक देख लीजिए। धन्यवाद।